सिर्फ 106 पन्नों की एक रिपोर्ट और कुछ ही दिनों में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एक अरबपति का साम्राज्य हिल गया। अरबों डॉलर का नुकसान, शेयर बाजार में हड़कंप और पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक गई। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक रिसर्च रिपोर्ट थी या कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे खतरनाक हमला? आज हम उसी सच्ची कहानी को डिकोड करेंगे जिसने ग्लोबल फाइनेंस की दिशा बदल दी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में सिर्फ 10-12 लोगों की एक छोटी सी शॉर्ट सेलिंग फर्म है जिसे वॉल स्ट्रीट के सबसे खूंखार फाइनेंशियल हत्यारे के नाम से जाना जाता है। ठीक उस वक्त जब भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी बाजार से हजारों करोड़ रुपए उठाने की तैयारी कर रहे थे, इन हत्यारों ने अचानक दुनिया के सामने 106 पन्नों की एक ऐसी रिपोर्ट फेंक दी जो किसी मौत के फरमान से कम नहीं थी। उन्होंने पक्के सबूतों के साथ इल्जाम लगाया कि एशिया के इस सबसे अमीर आदमी ने विदेशों में 38 छुपी हुई शेल कंपनियां बना रखी हैं और इन्हीं कंपनियों के जरिए उन्होंने शेयर बाजार में अपने ही शेयरों को बार बार खरीद बेचकर अपने शेयरों की कीमत जबरदस्ती 800 गुना तक बढ़ा दी है और फिर इन्हीं नकली कीमतों वाले शेयरों को गिरवी रखकर भारत के सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ का लोन उठा लिया है। हिंडनबर्ग ने बिना किसी डर के इसे इंसानी बिजनेस के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। 24 जनवरी 2023 जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की घंटी बजी तो बहुत से लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल तूफान प्रशांत महासागर पार करके भारत के शेयर बाजार से टकराने वाला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का पब्लिश होना ऐसा था जैसे किसी भरी हुई महफिल में अचानक बम फट गया हो। शुरुआत में तो बाजार को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, क्योंकि अडानी को शॉर्ट करना भारत के फाइनेंशियल मार्केट में किसी बहुत बड़े पाप से कम नहीं माना जाता था। लेकिन जैसे ही 106 पन्नों की ये रिपोर्ट, जिसमें एक एक बात सबूतों के साथ साबित की गई थी, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े ट्रेडिंग टर्मिनल्स पर वायरल हुई तो खौफ किसी बीमारी की तरह फैलने लगा। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को अचानक समझ आ गया कि एशिया के जिस सबसे अमीर आदमी पर वो इतना भरोसा कर रहे थे, उसका असली खेल तो विदेशों में बैठे लोगों ने पहले ही पकड़ लिया है। फिर क्या था, लोग अपने शेयर बेचने लगे, जिसे जो भाव मिला वो उसी पर बेचकर भागने लगा। अगले कुछ दिनों तक भारत के शेयर बाजार में ऐसी खून खराबे वाली लड़ाई देखी गई जो शायद ही कभी हुई हो। अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियां ऐसे नीचे गिरी जैसे किसी उकाब के पर काट दिए गए हों। शेयर लगातार गिरते रहे, लोअर सर्किट लगते रहे। सिर्फ 3 ट्रेडिंग दिनों के अंदर अडानी ग्रुप की वैल्यू ऐसे पिघल गई जैसे आग में बर्फ। 50 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले 1 महीने में यह नुकसान बढ़कर 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया। गौतम अडानी खुद दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी की कुर्सी से गिरकर टॉप 20 से भी बाहर हो गए। हर सुबह उठकर वो अपनी आंखों के सामने अपने अरबों डॉलर की दौलत को मिट्टी में मिलते हुए देख रहे थे। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि हिंडनबर्ग ने जिस वक्त ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, वो वक्त बहुत ही शातिर और जानलेवा था। जैसा कि हमने पहले बताया, अडानी उस वक्त भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एफपीओ लाने वाले थे। वो बाजार से 2.5 अरब डॉलर उठाने की तैयारी में थे। बड़े बड़े ब्रोकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उनके लिए लाल कालीन बिछा रखी थी, शैंपेन तैयार थी। लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अडानी के शेयरों की कीमत उनके उस नए एफपीओ के भाव से भी नीचे आ गिरी। अब हालत ये थी कि आप जो नया शेयर 3000 में बेच रहे थे, वो बाजार में पहले से ही 2000 का मिल रहा था। ऐसे में कोई भी समझदार इंसान आपका नया शेयर क्यों खरीदेगा? जो फंड अडानी के पूरे साम्राज्य को एक नई जान देने वाला था, वो पूरी तरह से ठप पड़ गया। कोई उसे पूछने वाला तक नहीं था। अडानी अब एक गहरी खाई के किनारे खड़े थे। सोचिए, अगर आप अडानी की जगह होते और कोई आपको पक्के सबूतों के साथ दुनिया के सामने जलील कर रहा होता, तो आप क्या करते? क्या आप अपनी गलती मान लेते? क्या आप ट्रेडिंग रोककर जांच करवाते या पुलिस के पास जाते? इनमें से कुछ नहीं हुआ। एशिया के इस सबसे अमीर आदमी ने कमर्शियल इतिहास का सबसे जादुई और सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने राष्ट्रवाद का कार्ड खेल दिया। 29 जनवरी 2023 को लगातार गिरते शेयरों की बेइज्जती सहने के बाद अडानी ग्रुप की लीगल और पीआर टीम ने कई रातें जागकर दुनिया के सामने 413 पन्नों का एक लंबा जवाब पेश किया। सबको लगा था कि इन 413 पन्नों में सिर्फ बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट और ऐसे सबूत होंगे जो हिंडनबर्ग के इल्जामों को झूठा साबित कर देंगे। लेकिन जब वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट्स ने इस रिपोर्ट को खोला तो सब हैरान रह गए। ये कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि ये तो एक ऐसा पर्चा था जो लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए लिखा गया था। इन 413 पन्नों में अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बहुत ही गुस्से और दुख भरे अंदाज में एक ऐसा बयान दिया जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया।
उन्होंने कहा, हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सिर्फ एक कंपनी पर हमला नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है जो भारत की आजादी, भारत की ईमानदारी और भारत की तरक्की की कहानी पर किया गया सीधा हमला है। दोस्तों, क्या आप इस बयान के पीछे का असली मतलब समझे? अडानी असल में भारत के 140 करोड़ लोगों और अपने सबसे करीबी दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज दे रहे थे। आसान शब्दों में कहें तो वो ये कहना चाह रहे थे, भाइयों, ये विदेशी ताकतें हमें बर्बाद करना चाहती हैं। ये मुझ पर हमला करके असल में भारत की तरक्की को रोक रही हैं। मैंने देश में इतने सारे बंदरगाह और एयरपोर्ट बनाए हैं। मैं ही तो भारत की रीढ़ की हड्डी हूं। अगर आज हिंडनबर्ग मुझे बर्बाद कर सकता है तो कल वॉल स्ट्रीट पूरे भारत को बर्बाद कर देगा। क्या आप चुपचाप ये सब देखते रहेंगे? उनका यह दाव किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। अडानी ने रातों रात खुद को एक ऐसे पूंजीपति से जिस पर घोटाले का इल्जाम था, एक ऐसे नेशनल हीरो में बदल लिया जो अपने देश के लिए गोलियां खा रहा हो। उन्होंने देशभक्ति का सबसे मजबूत कवच पहन लिया था। एक सीधी साधी कॉर्पोरेट लड़ाई को उन्होंने भारत और अमेरिका की इज्जत की लड़ाई में बदल दिया। और जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, इस देशभक्ति के कार्ड ने पूरे भारत में आग लगा दी। कई मीडिया चैनल्स और आम लोगों ने सोशल मीडिया पर हिंडनबर्ग को गालियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे गोरे लोगों की एक साजिश बताया जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से रोकना चाहते हैं। इस भारी सपोर्ट के दम पर अडानी ने मिडिल ईस्ट के अपने कुछ अमीर दोस्तों और भारत के कुछ अरबपतियों को इस खेल में उतार दिया। देश की इज्जत बचाने के नाम पर सबने मिलकर जैसे तैसे वो $2.5 अरब का फंड इकट्ठा कर लिया और उस एफपीओ को फेल होने से बचा लिया। अडानी ने एक गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि देशभक्ति के इस कार्ड से वो इस तूफान से बच निकले हैं। लेकिन न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बैठे हिंडनबर्ग के फाउंडर ने जब अडानी का ये दांव देखा तो वो ठंडी मुस्कान के साथ हंसे। वॉल स्ट्रीट के ये हत्यारे जज्बातों से नहीं खेलते। 413 पन्नों की उस रिपोर्ट के सामने, जिसमें सिर्फ राष्ट्रवाद भरा हुआ था, हिंडनबर्ग ने कुछ ही घंटों में अपना एक छोटा लेकिन बहुत ही खतरनाक जवाब दे दिया। उनके जवाब की पहली ही लाइन ने अडानी के उस देशभक्ति वाले कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने लिखा, घोटाले को देशभक्ति के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। कोई इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हिंडनबर्ग ने बहुत बेबाकी से कहा, आपने 413 पन्ने लिखकर सबको डराने की कोशिश की, लेकिन असलियत क्या है? इनमें से पूरे 330 पन्ने सिर्फ कोर्ट के पुराने फैसलों और भारत की महानता की कहानियों से भरे हुए हैं, जिनका हमारे इल्जामों से कोई लेना देना ही नहीं है। हमने आपसे 88 सवाल पूछे थे, जिनमें से 62 सवालों का तो आप सीधे सीधे जवाब ही नहीं दे पाए। आप कहते हैं कि हमने आप पर हमला करके भारत पर हमला किया है। बिल्कुल गलत। हम भारत के भविष्य को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन भारत की तरक्की में असली रुकावट तो अडानी ग्रुप जैसे लोग हैं, जो तिरंगा ओढ़कर सिस्टमैटिक तरीके से इस देश को अंदर ही अंदर चूस रहे हैं। हिंडनबर्ग के इस बयान ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में आग लगा दी। उन्होंने अडानी को राष्ट्रवाद के सिंहासन से खींचकर वापस उसी कटघरे में खड़ा कर दिया जहां उन पर घोटाले का इल्जाम था। वॉल स्ट्रीट में जब बात पैसों की होती है तो जज्बातों और नारों का कोई मतलब नहीं होता। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स समझ गए कि अगर इतने दिनों के बाद भी अडानी सिर्फ गोलमोल बातें कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हिंडनबर्ग जो कह रहा है वो सच है और अडानी के पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत नहीं है। और फिर अडानी के शेयर जो थोड़े संभलने लगे थे, वो दूसरी बार और भी बुरी तरह से क्रैश हो गए। क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स ने अपना कदम उठाया। उन्होंने साफ कह दिया, माफ कीजिए, अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स में रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए अब हम लोन के लिए अडानी के बॉन्ड्स को गिरवी नहीं रखेंगे। इस एक फैसले ने अडानी की सबसे कमजोर नस पर वार किया। अब उनके सामने कैश फ्लो रुकने और दिवालिया होने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था। उसी दिन देर रात बाजार के भारी दबाव और विदेशी इन्वेस्टर्स के पैसा निकालने की वजह से गौतम अडानी को एक बहुत बड़ा और शर्मनाक फैसला लेना पड़ा। उन्होंने ऐलान किया कि वो $2.5 अरब का वो एफपीओ पूरी तरह कैंसिल कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स का सारा पैसा वापस लौटा रहे हैं। यहां आकर अडानी का वो तिलिस्म, जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था, हिंडनबर्ग ने चकनाचूर कर दिया। वॉल स्ट्रीट के इन हत्यारों ने इस जंग में एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली थी। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? मत भूलिए कि इस विशाल साम्राज्य के पीछे पूरे भारत की सरकारी मशीनरी खड़ी थी और वो थे सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी। जब किसी देश की सरकारी मशीनरी काम करना शुरू करती है और सबसे बड़ी सत्ता बीच में आती है, तो क्या वॉल स्ट्रीट के ये हत्यारे बचकर निकल सकते हैं? कायदे से देखा जाए तो जब किसी लिस्टेड कंपनी पर इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश होता है और विदेशों से पैसा आना बंद हो जाता है, तो अगला कदम होता है सेबी की जांच, अधिकारियों की गिरफ्तारी और कंपनी का दिवालिया होना। लेकिन क्या अडानी कोई आम कंपनी है? बिल्कुल नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके पीछे थी। पूरे भारत और दुनिया की नजरें अब मोदी पर टिकी थी।
अगर इस वक्त मोदी अडानी का साथ छोड़ देते तो इसका मतलब होता कि उनके 10 साल के राज की सबसे बड़ी आर्थिक कामयाबी सिर्फ एक धोखा थी। और अगर वो अडानी का साथ देते तो पूरी दुनिया उन्हें नेताओं और बड़े कारोबारियों की सांठ-गांठ के लिए कोसती। ऐसे में मोदी ने तीसरा रास्ता चुना, खामोशी का, लेकिन पर्दे के पीछे से अडानी को बचाने का। इस पूरे संकट के दौरान भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी सेबी का काम किसी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग से कम नहीं था। हिंडनबर्ग के पक्के सबूतों के बावजूद सेबी ने कई महीनों तक जांच को लटकाए रखा और आखिर में उन्होंने क्या नतीजा दिया? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की और कहा, हमने जांच की, लेकिन अडानी की विदेशी कंपनियों का जाल इतना उलझा हुआ है कि हम ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये पैसा अडानी परिवार का ही है। आसान भाषा में कहें तो दुश्मन बहुत चालाक है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते और इसी वजह से उन्हें बेगुनाह मान लिया गया। 2024 की शुरुआत में तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आखिरी फैसला सुना दिया। उन्होंने अडानी ग्रुप की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि सब कुछ वैसा ही चलने दिया जाए। दोस्तों, इसे कहते हैं सरकार का पूरा संरक्षण। भारत सरकार की नजर में अडानी के शेयर की कीमत क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उनके हाथ में भारत की कोयले की खदानें, बंदरगाह, एयरपोर्ट और पावर ग्रिड है। अगर अडानी गिर गए तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर रुक जाएगा, लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और भारत के बैंकिंग सिस्टम में अरबों डॉलर का ऐसा कर्जा खड़ा हो जाएगा जो कभी वापस नहीं आएगा। अडानी ने खुद को बहुत ही चालाकी से भारत के विकास के रथ के साथ बांध लिया था। वो सिर्फ इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें गिरने न दिया जाए, बल्कि वो खुद ही एक नेशनल प्रोजेक्ट बन चुके थे। सरकार के इस गुप्त सपोर्ट के बाद अडानी की किस्मत पलटने लगी। शेयर बाजार में जुआरियों की कोई कमी नहीं है। जिस वक्त अडानी के शेयर जमीन पर आ गिरे थे और पूरे बाजार में खौफ का माहौल था, उस वक्त एक असली मसीहा सामने आया। अमेरिका की जानी मानी इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स के फाउंडर राजीव जैन। मार्च 2023 में जब सब शेयर बेच रहे थे, राजीव जैन ने उल्टी गंगा बहाते हुए अडानी के सबसे मजबूत एसेट्स में करीब 1.87 अरब डॉलर लगा दिए। बाद में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर कई अरब डॉलर कर दिया। सबको लगा कि वो पागल हो गए हैं जो एक धोखेबाज कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन राजीव जैन की सोच बहुत साफ थी। उनका लॉजिक बहुत ही ठंडा और प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा, हिंडनबर्ग कहता है अडानी ने शेयर मैनिपुलेट किए, मैं मानता हूं। वो कहता है वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मैं वो भी मानता हूं। लेकिन क्या अडानी के बनाए बंदरगाह नकली हैं? क्या उनके पावर स्टेशन नकली हैं? क्या पूरे भारत के लोग हर दिन जो टोल टैक्स और बिजली का बिल भर रहे हैं वो नकली है? जब तक जमीन पर ये असली पैसा छापने वाले एसेट्स मौजूद हैं और जब तक भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अडानी की जरूरत है, ये कंपनी कभी नहीं मरेगी। अब जब शेयरों की हवा निकल चुकी है तो मेरे लिए पैसा लगाने का ये सबसे सही वक्त है और वक्त ने साबित किया कि उनका दाव बिल्कुल सही था। सरकार के संरक्षण और इस भारी इन्वेस्टमेंट के दम पर अडानी ग्रुप अपने सबसे बुरे दौर से बाहर निकल आया। 2024 आते आते अडानी के मेन शेयरों ने वो सारा नुकसान रिकवर कर लिया जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुआ था। गौतम अडानी की अपनी दौलत भी वापस आ गई और उन्होंने फिर से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शानदार वापसी की। ये विशालकाय साम्राज्य जानलेवा घाव खाने के बाद भी फिर से खड़ा हो गया। अब यहाँ आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हिंडनबर्ग हार गया? बिल्कुल नहीं। वो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है और उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद के उन चंद दिनों में जब अडानी के सैकड़ों अरब डॉलर डूब रहे थे, उस वक्त हिंडनबर्ग और उनके साथ शॉर्ट सेलिंग करने वालों ने छप्पर फाड़ कर पैसा कमाया और चुपचाप बाजार से निकल गए। उन्होंने न सिर्फ करोड़ों डॉलर कमाए बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल दुनिया में खुद को सबसे खतरनाक हथियारे के रूप में हमेशा के लिए अमर कर लिया। दोस्तों, अडानी की ये कहानी भले ही किसी फिल्मी कहानी जैसी लगे, लेकिन आखिर में ये सिर्फ एक बहुत अमीर इंसान की चालाकियों का खेल था और इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित था। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस धोखाधड़ी के खेल को 100 गुना या 1000 गुना बड़ा कर दिया जाए, अगर इस खेल को चलाने वाला कोई एक अरबपति नहीं बल्कि पूरी वॉल स्ट्रीट के सबसे शातिर दिमाग हो, तो क्या होगा? दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठता है? क्या ऐसे शॉर्ट सेलर्स बाजार के लिए जरूरी हैं जो कॉर्पोरेट घोटालों का पर्दाफाश करते हैं, या वो सिर्फ अपना फायदा देखने वाले विदेशी हथियारे हैं? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय।